हेलो एवरीवन। दूसरी वीडियो में तीसरी वीडियो में हमने देखा था, पढ़ाई करी थी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जो दो पार्ट थे उसमें कैपिटल मार्केट था। कैपिटल मार्केट के आगे दो भाग थे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो जो आईपीओ था प्राइमरी मार्केट का भाग। उसके अंदर क्या करती है, कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर को शेयर देती है और इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी के अंदर पैसे लगाता है। तो ये विजय हमने करके थोड़ा सा छोड़ दिया था कि एक आईपीओ क्या चीज होता है, इसके बारे में एक स्पेशल से वीडियो बनाएंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीओ के बारे में। देखिए आईपीओ होता क्या है। आईपीओ इसके नाम से ही जैसे पता लगता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किसी भी कंपनी की जो न्यू स्टैब्लिशमेंट के लिए एप्लीकेशन आती है, उसका क्या प्रोसेस होता है और लास्ट तक कैसे क्या होता है, उसको बोलते हैं। जब कोई कंपनी नई आ रही है शेयर बाजार में, उसको बोलते हैं आईपीओ। वो लेके आती है अपना आईपीओ, या इसी के साथ में एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं एफपीओ। इनमें थोड़ा सा ही फर्क है। देखिए आईपीओ होता क्या है, जब भी कोई कंपनी, सपोज कीजिए XYZ कोई भी कंपनी है और वो कंपनी सोचती है कि मेरी वैल्यू 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ कुछ भी है, वो उस कंपनी ने जो एस्टेब्लिशमेंट करी है वो खुद के बेस पे करी है। उसके बाद में होता क्या है कि वो कंपनी चाहती है मैं भी अपने आप को शेयर बाजार में लिस्ट कराऊं। वहां से जो इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाएंगे, उनको जब कंपनी ग्रो करेगी तो उनको पैसा मिलेगा। तो जब वो इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए पहले कंपनी को सेबी के अंदर एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। सेबी उसका पूरा ऑडिट वगैरह चेक करके जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई है वो पूरी सेबी कर लेता है, हमें उसमें घुसने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो उसके बाद में कंपनी क्या करती है, अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाती है, सेबी उसको पास कर देता है। तो उसके बाद में जब वो कंपनी मार्केट में आना चाहती है तो उसको 3 दिन का टाइम मिलता है अपने आईपीओ को बाजार के अंदर पब्लिसिटी करके लोगों को देने के लिए, कि जो भी इन्वेस्टर्स उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद में कंपनी का क्या होता है, प्राइस होता है। प्राइस क्या है कि कंपनी ने कुछ भी प्राइस रखा अपने शेयर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे जो प्राइस होता है वो होता है इसके लॉट साइज में, यानी कि जो शेयर का जो भी हम आईपीओ के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें ऐसे नहीं है कि हम शेयर्स की तरह 100, 1000, 500 शेयर कुछ भी खरीद सकते हैं। इसमें एक स्टैंडर्ड साइज होता है, एक लॉट की तरह, एक पैकेट की तरह। तो इसका जो लॉट है वो होता है मिनिमम एक नॉर्मल पर्सन के लिए 15K से, जो हमारा नॉर्मल रिटेल के लिए हम इन्वेस्टर जब भी उसमें अप्लाई करते हैं तो 15K से बिलो ही होता है, लगभग 14,000, 15,000, 13,000 इसी के बीच में रहता है। कंपनी जब किसी को डिस्काउंट देती है तो प्राइस वो और भी शिफ्ट हो जाता है। और अगर हमें मल्टीपल एप्लीकेशंस लगानी है, जो ये प्राइस होता है ये एक एप्लीकेशन का होता है। इसके बाद में जब कोई कंपनी आगे सोचते हैं हम कि ये कंपनी में तो ज़्यादा क्वांटिटी लगाना चाहता हूं, तो इसके मल्टीपल के अंदर ही हम लॉट्स लगाते हैं, और ये वैल्यू होती है वो 2 लाख से बिलो होती है। सपोज कीजिए किसी कंपनी का 15,000 का लॉट आया है और मैं उसमें जितनी क्वांटिटी या फुल पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, तो उसके अंदर हमें करना क्या पड़ेगा, तो 15 को, जो 2 लाख है उसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, लगभग 18 लॉट के आसपास आएगा। और 18 लॉट अगर आप अप्लाई करते हो, आपके जितने 1,95,000 रुपीज़ है वो लगेंगे, और उसके बाद में आपका प्रोसेस आगे होगा, जो नेक्स्ट थोड़ा सा चेक कर लेंगे। इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो होती है HNI, हाई नेटवर्थ इनकम, जो होता है जो 2 लाख से प्लस की एप्लीकेशन होती है वो HNI ग्रुप में होती है। इसका एक बहुत अलग ही प्रोसेस है, इसका फिर एक दोबारा अलग से वीडियो बनाएंगे। तो पहले अभी हम देख लेते हैं कि जो आईपीओ है हमारा नॉर्मल रिटेल कैटेगरी के लिए, और जो भी हम करते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। इसके बाद में जो ये पैसा हमें लगाना होता है, इसको लगाने का जो तरीका है वो है UPI ID के थ्रू। आप किसी भी गूगल पे, फोन पे, जितनी भी दूसरी UPI भीम पे के थ्रू हमारी जो UPI ID होती है, उस ID को डाल के इसके अंदर अप्लाई के लिए जब कर दोगे तो आपका वो एक एप्लीकेशन के ऊपर एक मैसेज आएगा कि आपने एक मैंडेट किया है 15,000 या उसके मल्टीपल्स में जो भी क्वांटिटी आप करोगे वही सेम वहां पे जाएगा, और फिर वो वहां से अप्रूव करना पड़ता है आपको। मेथड क्या है इसका लगाने का, UPI ID के थ्रू आपने प्रोसेस कर दिया, तो जो आपकी एप्लीकेशन आपने UPI ID डाली थी उसके ऊपर एक मैंडेट जाएगा,
और वो मैंडेट मीन्स एक मैसेज जाएगा कि आपने 15,000 रुपये या उसके मल्टीपल में जितने भी कभी पैसे आप उस कंपनी में आईपीओ में लगाना चाहते हैं उतने पैसे का आपने एक मैंडेट किया है, और वो आपके पैसे ब्लॉक करने के लिए बोलता है। ब्लॉक मतलब फ्रीज कर देता है, वो आपको पैसे को, आपके पैसे को फ्रीज कर देता है। उससे क्या होगा कि आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, मीन्स आप यूज नहीं कर सकते उस पैसे को। आपके बैलेंस में तो दिखाई देगा बट आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। उसी के बाद में जो होगा वो आपकी मनी वहां पे होल्ड हो जाएगी। इसका भी रीजन है, आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा मैं क्या रीजन है। रीजन यहीं पे बता देते हैं। रीजन है इसका अलॉटमेंट। 2-3 दिन के बाद में जो भी रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, पहले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, अभी धीरे धीरे सेबी इस पे थोड़ा सख्त हो रहा है और अपने रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट लेके आएगी। मतलब किन किन बंदों को वो एप्लीकेशन अलॉट हुआ, उसका क्या होता है, पैन कार्ड बेस पे वो एप्लीकेशन होती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक एप्लीकेशन जैसे मैंने एंजल से लगा दी, एक जीरोदा से, एक मैंने IFL से लगा दी, अभी जो दूसरे भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से कहीं से भी हमने उसकी एप्लीकेशन लगा दी। सेम पैन कार्ड के ऊपर हमें एक ही एप्लीकेशन प्रोसेस करनी चाहिए, अदरवाइज हमारी एप्लीकेशन का कैंसिल होने का भी चांस होता है कि कैंसिल हो सकती है। क्योंकि जो ये अलॉटमेंट होती है ये पैन कार्ड के बेस पे होती है। सपोज कीजिए किसी जगह पे लॉटरी सिस्टम की टाइप है, ये कोई जगह लॉटरी मिलनी है 100, प्राइस है 100 और वहां पे टिकट बिकी हुई है 1000, तो कंपनी क्या करेगी, उनमें से ड्रॉ निकालेगी। ऐसे ही ये कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जैसे भी होता है, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये जो मेन ड्रॉ निकलता है ये निकलता है पैन कार्ड बेस पे। पैन कार्ड बेस पे जितने भी पर्सन ने जो भी अप्लाई किया होता है तो कंप्यूटर उठाता है, जैसे भी करता है, तो उनकी जो अलॉटमेंट निकलती है वहाँ पे, जिन बंदों को मिलता है कि आपकी अलॉटमेंट मिल गई है, उनके पैसे जो अकाउंट में वहाँ पे होल्ड हो रखे थे वो पैसे अकाउंट से कट जाते हैं। और जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था, कंपनी डायरेक्ट पैसे उससे काट लेती है और उस बंदे को शेयर्स ट्रांसफर कर देती है उसके डीमैट अकाउंट के अंदर। यहाँ पे कोई ट्रेडिंग चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगता है, डायरेक्ट कंपनी ने उसको शेयर्स दे दिए। अभी वो बंदा बेचता है, शेयर होल्ड करता है, उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसके बाद में उसको मिल गया, अभी तो वो कुछ नहीं कर सकता, एक दिन पहले उसके अकाउंट में शो करने लग जाएंगे। अगर आपको IPO मिल गया, आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके मैसेज के लिए अब थैंक यू या फिर जो भी वेलकम के लिए बोला जाएगा, आपने अप्लाई किया, आपको अलॉटमेंट मिल गया है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का नोट आ गया, जो भी मिल गया। उसके बाद में आप क्या करोगे, आपको मिल गया, जिसको नहीं मिला उसको भी मैसेज आएगा कि आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिले। तो होगा क्या, जिस पर्सन का IPO मिल गया है जिसको, उसके पैसे अकाउंट से कट जाएंगे और वो कंपनी के अकाउंट में चले जाएंगे और उसके अकाउंट में पैसों की जगह पे शेयर आ जाएंगे। लेकिन जिस पर्सन को मिला नहीं IPO, उसके लिए क्या होगा, उसके पैसे अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, कोई और डाउट हो तो इसमें डाल दीजिए कमेंट में, मैं बता दूंगा करके। उसके बाद में क्या होता है, कंपनी करती है लिस्टिंग। और लिस्टिंग कहां पे होती है, हमने पिछली बार भी बात करी थी, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में पिन पॉइंट 10 बजे, बल्कि रिपीटिंग बेल लगती है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते कि एक न्यू प्लेयर ने नई पारी की शुरुआत करी है। और ये पिन पॉइंट 10 बजे, जैसे मार्केट 9:15 बजे ओपन होती है, तो ऐसे ही जो IPO होता है वो 10 बजे लिस्ट होता है। लिस्ट ये BSE और NSE दोनों पे होता है, दोनों के प्राइस में भी डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो हमें होता क्या है, इसके बाद में यहाँ पे लिस्टिंग के बाद इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। देखिए ट्रेडिंग क्या होती है, इसके पीछे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए हर आदमी की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, कमाई करने की भी, रिस्क लेने की भी। अगर IPO ऊपर खुल गया, कंपनी ने आपको जिस भी प्राइस पे दिया था उससे IPO हाई प्राइस में चला गया, 200 में कंपनी ने IPO दिया था और वो चला गया 250, 400, 600, कितना भी चला गया बाई चांस। अगर वो ऊपर चला गया, वो ऊपर जाने का रीजन क्या होता है, ऊपर जाने का रीजन होता है डिमांड एंड सप्लाई। वो डिमांड एंड सप्लाई कौन जनरेट कर रहा है, जो पर्सन को शेयर्स मिला था। अभी कुछ ऐसे पर्सन भी थे जिनको शेयर मिल गया और वो उसको बेचना चाहते हैं। बेचने के पीछे उनके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कोई चाहेगा कि मुझे इतना प्रॉफिट बहुत है, मुझे इतना प्रॉफिट ही चाहिए था, 2-3 दिन में जो मिल गया मुझे बहुत है। अलग पर्सन जो खरीदने वाला है वो क्या सोचेगा, कंपनी तो अच्छी है, मुझे इसका शेयर IPO में नहीं मिला तो मैं इसको अभी खरीदूंगा, बट कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड रखूंगा। ये पर्सन भी आ गया। दूसरा पर्सन कोई हो सकता है, किसी को पैसे की मजबूरी हो कि भाई साहब मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैंने तो ऐसे ही इधर उधर से पकड़ के लगाए, तो शेयर मार्केट में ऐसे पैसे मत लगाना प्लीज।
जितना पैसा आपके पास हो, आप समझते हो कि ये स्पेयर है मेरे पास या मैं इन्वेस्टमेंट में करना चाहता हूँ, वही पैसा लगाइए। लोन वगैरह पे लेके मत बनाइएगा। इसका मैं बाद में कुछ वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा कि क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है। आपका जो शेयर्स है वो अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। जब तक आप स्किल नहीं अप्रूव करोगे, अपनी स्किल जनरेट नहीं करोगे अच्छे से मार्केट में, तो आपका रिस्क हर समय बना रहेगा। तो उसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए मेन मकसद क्या है, हमें प्रॉफिट कमाना। अभी शेयर जिसको आईपीओ मिल गया उसको पहले से ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो सोचेगा कि यार बहुत प्रॉफिट है, मैं लेके निकल जाता हूं। दूसरा बोल रहा है कि मुझे आईपीओ मिला नहीं, मैं कंपनी खरीदूंगा, ये और ऊपर जाएगी, मुझे लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए। तो फिर होता क्या है, ऐसे माहौल के अंदर कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, उसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई जनरेट होती है। अगर शेयर डाउन चला गया तो उसमें भी कुछ लोग बेच के भागते हैं, बोला भाई साहब ये तो बहुत डाउन चला गया, अभी और डाउन जाएगा। कुछ भी रीजंस होते हैं उसके खरीदने के, पर्सनल रीजन हर बंदे का अलग होता है। बट ये जो चीज होती है, ये होती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर एक नेक्स्ट टॉपिक हम डिमांड एंड सप्लाई पे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड सप्लाई एक ऐसी चीज है जो मार्केट में उतार चढ़ाव को जनरेट करती है। तो अभी शेयर्स के अंदर अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। अगर आपका शेयर ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट है, और नीचे चला गया तो आपको लॉस है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, कंपनी के बारे में प्रोसेस करते हुए, कंपनी के बारे में सोचना है, थोड़ी स्टडी करनी है कि क्या ये कंपनी फ्यूचर की है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी ग्रोथ है। तो सारी चीज़ें आप न्यूज़ से भी समझ सकते हो। जो भी आईपीओ आएंगे, थोड़ा बहुत जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है, आपकी कहीं फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हो, जैसे भी आप करो, बट प्लीज समझ के कीजिएगा। ऐसे तुक्का मार के मत कीजिएगा कि हर आईपीओ में पैसा लगा दो कि सारे आईपीओ ऊपर ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए पीछे एलआईसी का आईपीओ आया था 900 समथिंग 20-22 का उसने हाई लगाया था, उसके बाद वो नीचे 600 से भी नीचे चला गया था, 550 से भी नीचे तक। तो हुआ क्या, 50% डाउन चला गया, लेकिन बाद में वो 1000 भी क्रॉस कर गया। तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। नायका का शेयर है, जो आईपीओ आया था मिला भी नहीं था किसी को, इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, और बाद में वो शेयर कितना डाउन चला गया। इंडिगो पेंट्स इसी तरह से मिल भी नहीं रहे थे। जोमेटो 160 का उस टाइम पे हाई लगा और बाद में 50 रुपीज़ तक भी जाके आया नीचे। तो ऐसे ही होता है कि शेयर्स के अंदर जो प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट टाइम शेयर बाजार के अंदर वो शेयर आ रहा है, तो ऐसे माहौल में होता क्या है, उसको पता नहीं होता कि ये किस तरह से बिहेव करने वाला है। वो बिहेव किस चीज पे करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे। जितनी डिमांड ज्यादा आएगी शेयर उसी हिसाब से चलेगा, सप्लाई ज्यादा आएगी तो शेयर उसी हिसाब से चलेगा। अगर खरीदने वाले ज्यादा मिलेंगे, डिमांड ज्यादा है, तो शेयर ऊपर जाएगा। अगर डिमांड ही खत्म होगी शेयर की और सप्लाई ज्यादा आ गई, सारे बेचने वाले आ गए कि बहुत प्रॉफिट है, तो शेयर नीचे जाता है। आईआरसीटीसी का आईपीओ बहुत धमाकेदार था। तो ऐसे ही करके आईआरएफसी, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके आईपीओ लाइन में लग के भी मिल नहीं रहे थे, और बाद में वो कंपनी डाउन भी चली गई, अच्छे प्राइस में मिल भी गए। हाँ, बस हमें फर्क होता है तो पेशेंस रखने का। सीख के, समझ के, थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ा के शेयर मार्केट में एंट्री कीजिए, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आपको इतना प्रॉफिट, सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, जो होता है ना कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू, वो चीज़ नहीं आएगी। इन्हीं चीज़ों को हमारे से सीखते रहिए। अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट आता है, कोई बताई हुई बात बीच में छूट भी जाती है, कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम मेरी वीडियो अनकट होती हैं, मैं ऐसे ही डायरेक्ट अपलोड करता हूं। अगर फ्लो के अंदर कोई चीज़ मिस होगी, तो आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप कमेंट में लिख दोगे, कोई पॉइंट आ गया, तो हो सकता है मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूं, या अलग से कोई शॉर्ट्स बना के उसके बारे में डाल दूं। अगर कोई भी आपको मेरी वीडियो अप्रूव करने के लिए सुझाव देना है तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।